बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से अगेन कुछ सवालात करूंगा और उम्मीद है कि आप लोग इन सवालात के बाद उस पॉइंट पर होंगे जहां हम आपको लेकर जाना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट किया स्टूडेंट्स के कैन यू नेम परहैप्स द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, या मैं आप लोगों से किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात पूछूं जो मेरी बॉडी के अंदर तो लिविंग हो लेकिन जो ही वो मेरी बॉडी में से बाहर निकले वो ऐसा बिहेव करे जैसे कि अब वो ज़िंदा नहीं है, राइट? या मैं किसी ऐसी फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में आप लोगों से पूछूं जिसके पास किसी किस्म का कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, येट इट हैज़ द एबिलिटी टू डिक्टेट आवर मेटाबॉलिज्म, राइट? बिल्कुल सही पहुंचे आप। मेरा भी यही तवक्को थी आप लोगों से कि आप कहेंगे यस सर दीज आर वायरसेस, और इस पर्पज़ के लिए हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं किस पर? डायनामिक वॉल पर। तो 1796 की बात है, हमें एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाक़या देखने को मिला और उस ज़माने में हम उसे साइंटिस्ट कह सकते हैं, उसका नाम था एडवर्ड जेनर। उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के दौर में एक डिज़ीज़ अपने फुल स्विंग पर थी, पूरे उरूज पर थी, और उसका नाम था स्टूडेंट्स व्हाट? स्मॉल पॉक्स। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्मॉल पॉक्स अफेक्ट कर रही थी ह्यूमंस को, तो कॉ पॉक्स अफेक्ट कर रही थी गाय वगैरह को। बहुत से लोग स्मॉल पॉक्स की अटैक्स की वजह से इस दारे फ़ानी से कूच फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ने एडवर्ड जेनर को स्पेशल किस्म की आइज़ दी और उसने एक बड़ा यूनिक फैक्ट ऑब्जर्व किया कि उस पर्टिकुलर इलाका में एक मिल्क मेड जिसे हम गवालन बोलते हैं, शी वॉज देयर। उसने देखा कि सब लोगों को अफेक्ट यू कैन से स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इस गवालन को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही। सो ही वेंट देयर, उसने ऑब्जर्व किया कि इस पर्टिकुलर गवालन के हाथ पे एक छोटा सा ज़ख़म है, लेकिन वो ज़ख़म, वो लीजन किसका नहीं था? स्मॉल पॉक्स का नहीं था। उसे सोचना शुरू किया कि आखिर इस पर्टिकुलर गवालन को स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रही। ही वॉज ऑफ द व्यू कि शायद ये जो पॉजिटिव एजेंट है गाय का और इंसान का मिलता जुलता है मगर एक जैसा नहीं है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि गाय का जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है वो इस ज़ख्म के थ्रू उस गवालन की बॉडी में चला गया और उसने उसके अंदर एक दिफाई निज़ाम पैदा कर दिया। ये वाला वायरस उस गवालन की बॉडी में चला गया और उसने उसके अंदर एक दिफाई निज़ाम को स्टार्ट कर दिया। फिर जब ह्यूमन स्मॉल पॉक्स के वायरसेस उसकी बॉडी में गए तो उन्होंने उनको फाइट किया और फाइट करने के बाद इस पर्टिकुलर गवालन को स्मॉल पॉक्स होने से बचा लिया। लेकिन यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स कि साइंस सिर्फ किस्से कहानियों पे बिलीव नहीं करती। साइंस ऑलवेज डिमांड्स व्हाट? प्रूफ। इस पर्पज़ के लिए उसे एक अदद वॉलंटियर की ज़रूरत थी। उस दौर में भी अजीम लोग प्रेजेंट थे। वहाँ पे एक खातून थी, उसने अपने 12 साल के बच्चे को पेश किया कि अगर आपकी ये थ्योरी ठीक है तो लेट्स टेस्ट इट। वैसे भी तो इतने लोग दारे फ़नी से चले जा रहे हैं और अगर एक शख्स इंसानियत के नाम पे कुर्बान हो गया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कॉ पॉक्स के वूंड में से वायरसेस कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद उसे उस 12 साल के बच्चे को इंजेक्शन की फॉर्म में लगा दिया। देन वो अपनी थ्योरी पे काम कर रहा था कि मैं इस वायरस को उसकी बॉडी में जाके काम करने देता हूं और इस पर्टिकुलर बच्चे के दिफाई निज़ाम को ट्रिगर होने देता हूं। आफ्टर फ्यू डेज, मे बी 2 और 3 वीक्स, उस ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर बच्चे को एक बहुत ही मुश्किल फेज से गुजरना था और वो फेज ये थी कि अब उसकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स के वायरसेस इंजेक्ट करने थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। बहरहाल
उस पर्टिकुलर एडवर्ड जेनर ने इस बच्चे की बॉडी में ह्यूमन स्मॉल पॉक्स के वायरस से इंजेक्ट कर दिए। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। सो जो उसका थ्योरी थी, उसका एक आइडिया था, इट वॉज टर्निंग इनटू अ रियलिटी, उससे एक रियलिटी बन गई। अब क्या हम सिर्फ एक बच्चे के साथ ये प्रोसेस होता हुआ देख के कंक्लूड कर लें कि जनाब अगर स्मॉल कॉपॉक्स के वायरस लगाओगे और उसके बाद स्मॉल पॉक्स के वायरस लगाओगे तो क्योर हो जाएगा? तो अगेन आंसर इज नो। साइंस ऑलवेज बिलीव इन रिपीटेड रिजल्ट्स। हमें बार बार रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करना होता है, तब हम जाके किसी थ्योरी या लॉ पे पहुंचते हैं। उसके बाद एडवर्ड जेनर ने 23 और लोगों के साथ ऐसा ही किया। वो इन सब लोगों को स्मॉल पॉक्स के वायरसेस इंजेक्ट करता, जो बेसिकली इनइफेक्टिव हो जाते ड्यू टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम इन द बॉडी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई बाद में जिसका नाम था वैक्सीनेशन। उन पर्टिकुलर लोगों में की लैंग्वेज में, जिसे हम लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें वैका का मतलब VACCA का मतलब, वैका का मतलब होता है काउ। तो सबसे पहले चूंकि हम लोगों ने लोगों को वैक्सीन करने के लिए, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए गाय को इस्तेमाल किया था, तो उसी टर्म को हम आज तक यूज़ कर रहे हैं टू सैल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर, राइट। अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टडी करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो एज यूजुअल मैं आप लोगों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ, मीन्स कि आप लोगों को बाय द एंड ऑफ लेक्चर क्या क्या पता होना चाहिए। तो आंसर इसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, व्हाट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ व्हाट वायरसेस और वायरल डिजीजेस। अब हम जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि व्हाट आर द बेसिकली मीनिंग्स ऑफ वायरसेस। So we want to start with this point, that is the meanings of virus. तो स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड मीन, मैं वायरस की बात कर रहा हूँ, इसका नाम वायरस कैसे पड़ा हम इसको भी थोड़ा ठहर के डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने इतना याद रखना है कि ये एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है पॉइजन और जहर, पॉइजन या जहर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये वर्ड इनको असाइन किया गया स्टूडेंट्स, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम वायरसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हमारा ये ख्याल था कि ये तो सिर्फ एक केमिकल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से ज़िंदगी छीन सकता है, तो लिहाजा हमने इसे वायरस का नाम दिया। मैं फिर दोबारा रीइंफोर्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि उस वक्त हम इसे सिर्फ एक केमिकल कंसिडर करते थे और हम उसे एक लिविंग एंटिटी कंसिडर नहीं करते थे। उसकी लॉजिकल ग्राउंड्स आप लोगों से हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि मैंने एक वर्ड आप लोगों के लिए लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न टाइम की तरफ मूव करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ, 1884 में हमने क्या रिड्यूस किया, फिर 1892 में हमारी क्या फाइंडिंग हुई, फिर 1822 में हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद इवेंचुअली जिस मकाम पे हम आज खड़े हैं वहाँ तक पहुँचने में किन किन साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प की है। सो 1796 के बाद अब हम डायरेक्टली आ रहे हैं 1884 पे। तकरीबन स्टूडेंट्स 100 साल गुजर गए हैं। इन 100 सालों में लोगों को वायरल डिजीज़ेस और वायरस के बारे में कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन 1884 में एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, आप लोगों की दोबारा से यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वी आर हियर समवेयर हियर नाउ, कि 1884 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स और चार्ल्स भी बहुत से लोग बोलते हैं, चैम्बरलैंड। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने हमें किसके बारे में बताया, वायरसेस के बारे में बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर डेफिनेटली स्मॉलर देन द बैक्टीरिया।
ऐसा उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज कि वो एक ख़ास किस्म के फिल्टर यूज़ करते थे जिन्हें हम लोग चैम्बरलैंड फिल्टर के नाम से जानते हैं। इसके लिए मैंने एक इमेज आपके लिए लगवाया। यू कैन सी कि ये एक पोर्सलिन का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ एक बहुत बड़ा बैरल होता था, और इसको हम किसी लैंड वगैरह से फिल कर देते थे और उस पर्टिकुलर चीज़ को हम ऊपर से डालते थे और उसके फिल्ट्रेशन के बाद हम फिल्ट्रेट को ऑब्जर्व करते थे। अब आमतौर पर स्टूडेंट्स ये होता था उस दौर में कि उस वक़्त की नोन सबसे छोटी फॉर्म ऑफ लाइफ थी बैक्टीरिया, वो उस पर्टिकुलर फिल्टर में से बाहर नहीं आती थी। तो ख्याल ये था कि उससे छोटी लाइफ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो फिर जाहिर है ये कोई केमिकल ही होगा जो इस पूरे फिल्टर में से गुजरने के बावजूद भी फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया उस फिल्ट्रेट में अपीयर नहीं होते थे और ये वाले ऑर्गेनिजम्स उस फिल्टर में से बाहर निकल आते थे। तो इसलिए चार्ल्स चैम्बरलैंड की ये कंट्रीब्यूशन रही कि उसने फिल्टर्स यूज़ किए और फिल्टर्स यूज़ करने के बाद ये बताया कि दीज ऑर्गेनिजम्स और कॉजेटिव एजेंट्स जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं कैन पास थ्रू फिल्टर्स, सॉरी नॉट फिल्टर पेपर, थ्रू फिल्टर्स। फिर एक और बड़ा यूनिक वाक़या हुआ, और ये जो वाक़या था ये हुआ 1892 में। 1892 में एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डिमिट्री इवानोस्की। अब ये जो साइंटिस्ट थे डिमिट्री इवानोस्की, इनके साथ जो इवेंट हुआ वो भी बड़ा यूनिक था। इन्होंने ये देखा तंबाकू का खेत है, उसमें बाकी सारे के सारे प्लांट्स छोटे छोटे साइज के, लेकिन एक प्लांट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया। अब बीइंग साइंटिस्ट, रिसर्च माइंडेड होने के नाते उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर इसका साइज नॉर्मल से बड़ा कैसे हो गया। प्लस उन्होंने ये वाली बात भी गौर से देखी कि इसके लीव्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के अजीबो-गरीब रंगों के पैटर्न्स बन गए। उन्होंने उस पर्टिकुलर डिजीज़ को नाम दिया टोबैको मोज़ेक डिजीज़, यानी कि कोई ऐसी डिजीज़ है जो तंबाकू के पत्तों के ऊपर नक्शो निगार बना देती है, उसे मोज़ेक्ड कर देती। अब उस ज़माने में इन पर्टिकुलर बड़े बड़े फ़िल्टर से ज़्यादा बेहतर फ़िल्टर आ गए थे जिन्हें हम लोग पोर्सलिन फ़िल्टर के नाम से याद करते थे। उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर लीफ को लिया, लीफ को लेने के बाद उसे क्रश किया अच्छे तरीके से, क्रश करने के बाद उसका एक सस्पेंशन बना लिया। उस सस्पेंशन को जब इस फिल्टर, पोर्सलिन की बात कर रहा हूँ कि जिनके पोर साइज उस पुराने फिल्टर से काफ़ी छोटे थे, वो उसमें से भी गुजर गए, राइट। और इंपॉर्टेंट बात यह स्टूडेंट्स कि हमें कैसे पता चला कि वो उसमें से गुजर गए हैं? तो सिंपल आंसर वाज वेरी सिंपल कि जब उन्होंने उस फिल्ट्रेट को लेकर दूसरे प्लांट के हेल्दी लीव्स पे लगाया तो उन्हें भी डिजीज़ हो गई। इसका मतलब यह है कि ये ऑर्गेनिज्म या ये वाली फॉर्म ऑफ लाइफ या ये वाला उस दौर का पॉइजन जो इस पोर्सिल में से गुजर गया है, ये कैपेबल है ऑफ कॉजिंग डिजीज़ टू द अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए कि इस तरीके से इवानोस्की ने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी और ये बताया कि कॉजेटिव एजेंट्स कैन पास थ्रू पोर्सलिन फिल्टर्स। इन्हीं के हम ज़माना, राइट, एक और पेयर ऑफ साइंटिस्ट था जिन्हें हम लोग जानते हैं कि वन ऑफ देम वाज लुइस पास्चर, और इसका जो इरा है वो है 1822 से लेकर 1895 तक। और आपको ये बात शायद याद होगी, आपने पढ़ रखी होगी कि लुइस पास्चर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़, और इस नोबेल प्राइज़ में
डेफिनेटली उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स माइक्रोबायोलॉजी ये बहुत ज़्यादा है। और उसके नीचे जो आपको साइंटिस्ट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, दैट वाज रॉबर्ट कॉच। और ये जो रॉबर्ट कॉच साइंटिस्ट है, अगेन ही हैज़ अ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन माइक्रोबायोलॉजी। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि रॉबर्ट कॉच ने ही हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी जिसे हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस कहते हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने भी वायरोलॉजी के ऊपर और माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हम डिस्कस कर चुके हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच। अब हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि आखिर उन्होंने अपने इस लंबे तहकीकाती दौर में जो ऑब्जर्वेशंस की उसके बाद उन्होंने कंक्लूड क्या किया। सो हम ऐसा ही करते डायरेक्टली कि हम 1822 से लेकर और 1910 तक का जो इरा है, जो दौर है, जो पीरियड है, उसमें इन साइंटिस्ट की कंक्लूजन को स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि नंबर 1 कि बहुत सी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेस हैं कि जिनका ताल्लुक किसके साथ है, जाहिर है किसी जर्म के साथ है। और ये जर्म क्या हो सकता है, जाहिर है या तो ये वायरस होगा और या फिर ये बैक्टीरिया होगा। उन्होंने फर्दर ये बात भी बताई कि ये दोनों के दोनों जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाली डिजीजेस दे कैन बी वेरी फैटल, वो बड़ी जानलेवा साबित हो सकती हैं और उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है। इसको ही हम लोगों ने क्या बोला था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। और इस पर्पस के लिए उन्होंने हमें 2 एग्जाम्पल्स बताई, जिनमें से एक का नाम था स्टूडेंट्स क्या, फुट माउथ डिजीज़। फुट माउथ डिजीज़। और ये फुट माउथ डिजीज़ 1898 में डिस्कवर हुई। सिमिलरली उन्होंने एक और डिजीज़ के बारे में हमें बताया जिसका नाम था येलो फीवर। और ये डिजीज़ येलो फीवर 1910 में डिस्कवर हुई। राइट, अब हम मूव करेंगे, उन डिजीज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे जिनके बारे में आज हम जानते हैं, मीन करंट नोन वायरल डिजीजेस। सो लेटेस्ट और नोन वायरल डिजीजेस। कैन यू नेम फ्यू ऑफ देम? बिल्कुल ठीक आपने बोला, कॉमन कोल्ड। ये परहैप्स एक वो वाला डिसऑर्डर है जिससे आलमोस्ट हर पाकिस्तानी ज़िंदगी में ज़रूर गुजरा होगा, जिसे हम नज़ला ज़ुकाम आमतौर पे बोल रहे हैं, नज़ला या ज़ुकाम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे भी यहाँ पर लिखा येलो फीवर, राइट। फिर हम एक नाम और लिख सकते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस। आज के दौर की एक बहुत ही फेमस डिजीज़ है हेपेटाइटिस। और आपको पता है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D वगैरह। फिर मैं सारे के सारे कैंसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक वायरस के साथ है, और उन पर्टिकुलर वायरसेस को हम लोग ऑन्को वायरसेस का नाम देते हैं, ऑन्को वायरसेस। और उस पर्टिकुलर कैंसर की जो स्टडी है उसे हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, राइट। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसर के बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही है उसका नाम है एड्स, राइट। और आपको पता है कि इस वाले केस में ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ कैसे पैदा हुआ, नॉर्मल, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया ड्यू टू वेरी स्पेसिफिक वायरसेस, और उनको हम नाम देते हैं व्हाट, HIV वायरसेस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस, राइट। इसके अलावा आप लोग स्मॉल पॉक्स का नाम सुन चुके हैं इंट्रोडक्शन में और डायनामिक वॉल के ऊपर। फिर हम लोगों ने कॉपॉक्स का जिक्र भी किया था आप लोगों के साथ। फिर आपने नाम सुन रखा होगा स्टूडेंट्स कनपेड़े, और जो कनपेड़े हैं उन्हें हम नाम देते हैं व्हाट, मम्प्स। और आखिरी चीज़
जिसे जिसे बिल्कुल ऑलमोस्ट सब में से हर कोई गुजरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द खसरा, और वो जो खसरा है उससे हम नाम देते हैं मीजल्स। तो ये कुछ करंट नोन डिजीजेज हैं जिनका सामना ऑलमोस्ट हम डेली लाइफ में करते रहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो पढ़ेंगे वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। मैं फिर वही बात आपसे करूंगा कि यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी रिसर्च और तहकीक का सहारा लेना पड़ा है, और आज हम जिस नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही है। नंबर 1 कि वायरसेस आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही सिंपलेस्ट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। नंबर 2 दे हैव गॉट ओनली 2 थिंग्स इन देयर बॉडी। उनमें से एक को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? कोट, बाहर वाला पार्ट। जैसे कि आप समझ रहे हैं मैंने कोट सबसे ऊपर पहना हुआ है, सबसे नीचे नहीं पहना हुआ, तो कोट जो है वो सबसे बाहर वाला पार्ट है। और दूसरी चीज मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? कोर। कोर बोलते हैं हम अंदर वाले हिस्से को। कोट बाहर वाला हिस्सा और कोर अंदर वाला हिस्सा। ये जो कोट है स्टूडेंट्स ये बना हुआ है किसका? प्रोटीन्स का। और ये जो मेरा कोर है ये बना हुआ है हेरिडिटरी मटेरियल का। मीन टू से इट मे बी डीएनए और व्हाट? आरएनए। डीएनए और आरएनए में एक वर्ड आप लोगों के लिए लिख रहा हूं खास तौर पे ब्रैकेट करके, नेवर बोथ। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वायरस में साइमल्टेनियसली आरएनए भी प्रेजेंट हो और डीएनए भी प्रेजेंट हो, राइट? फिर हमें इंफॉर्मेशन और मिली तो ये पता चला कि दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स। अदर cellular organelles। साइटोप्लाज्म भी नहीं, इसके पास अपना राइबोसोम भी नहीं है, अपनी गोल्गी apparatus नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। भाई अगर इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो फिर ये अपनी सारी की सारी चीजें मींस अपनी प्रोटीन और अपना डीएनए नया कैसे बनवाते हैं? तो आंसर इज दे यूज द मेटाबॉलिक मशीन ऑफ द होस्ट। मैं बिल्कुल ये वर्ड आप लोगों के लिए लिख रहा हूं यहां पे कि दे यूज मेटाबॉलिक मशीन्स और मशीनरी ऑफ द होस्ट। होस्ट की सब चीजें इस्तेमाल करेंगे और होस्ट के ही अगेंस्ट काम कर रहे होंगे। इस किस्म के पैरासाइट को कि जो मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ जिंदा है या मेरी बॉडी पे 100% डिपेंड कर रहा है और जो मेरी बॉडी में से बाहर निकलने के बाद जिसकी डेथ हो जाएगी, उसे हम लोग नाम देते हैं व्हाट? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। उसे लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट चेंबर ऑफ द बोर्ड, और हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास वायरसेस की टाइप्स कितनी। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वायरसेस। नंबर 1 प्लांट वायरसेस। नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे प्लांट्स को डिजीजेस कॉज करेंगे और उनकी मेटाबॉलिक मशीन को यूज करेंगे टू प्रोपेगेट। अपना नंबर बढ़ाने के लिए वो प्लांट सेल्स की मशीन को यूज करेंगे।
ज़्यादा डिजीज़ भी ये प्लांट को ही लगाएंगे या करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट, एनिमल वायरसेस, यानी कि ये ऐसे वायरसेस हैं जो एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है कि इनके बारे में हम क्या लिखेंगे, कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, राइट। फिर जो थर्ड टाइप के वायरसेस हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं बैक्टीरियोफेजेस, यानी कि ये स्पेसिफिक किस्म के फेज वायरसेस हैं जो कि कॉज डिजीजेस इन बैक्टीरिया ओनली, ये बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करते हैं। आप लोगों की बुक में इस वायरसेस वाले टॉपिक में एक येलो बॉक्स गिवन है। उस येलो बॉक्स में आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस के बारे में टॉड और हेरल नामी साइंटिस्ट को कैसे पता चला। तो उस पर्पस के लिए ये एक एनिमेशन आप लोगों के पास नज़र आ रही है। आप लोगों को आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक अदद क्या है स्टूडेंट्स, पेट्री प्लेट। इस पेट्री प्लेट में हमने ऑलरेडी बहुत से बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो किया हुआ, यू कैन सी ओवर हियर, उनका कलर आप देख रहे हैं। फिर अगली वाली फेज़ में यू कैन सी कि हम लोगों ने एक ऐसा सोल्यूशन रखा है कि जिसके अंदर बहुत से वायरसेस प्रेजेंट हैं। फिर हम लोगों ने मीन्स टॉड और हेरल ने क्या किया कि उन लोगों ने इस पर्टिकुलर इनोकुलेशन लूप के साथ इन पर्टिकुलर वायरसेस को, उनमें से आधी कॉलोनीज को क्या कर दिया, इनोकुलेट कर दिया, मीन उनको इन्फेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि 24 घंटे के लिए इस पेट्री प्लेट को इंक्यूबेटर में प्लेस कर दिया। 24 घंटे के बाद, 24 घंटे गुजरने के बाद एक बड़ी अजीब किस्म की इंफॉर्मेशन उनके सामने आई, या उन्होंने इसको फाइंड किया कि ये वाली पर्टिकुलर कॉलोनीज कि जो वायरस से इन्फेक्ट की गई थी, यू कैन सी कि वो सारी की सारी ऑल टुगेदर फट गई हैं। तो ये फटी हुई कॉलोनीज आप लोगों को नज़र आई और ऐसा सा ये भी देखा गया कि ये कॉलोनीज ऑलमोस्ट वहाँ से वैनिश हो गई। इसका मतलब ये था कि इन वायरसेस ने उन बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया या खा लिया। फिर 2 साल के बाद इसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने ये टर्म कॉइन की, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज, यानी कि ये एक ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को खा लेते थे, ऑटो उनकी फेजी कर लेते थे। जब भी आप मेडिकल साइंसेज में कहीं वर्ड यूज़ करते हैं फेगस और फेजी, तो फेजी का मतलब होता है खाल देना, फेगस मीन खाने वाले। तो बैक्टीरियोफेजेस मीन्स ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खा लेते थे। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। और अब हम आपसे मिलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के साथ लेक्चर नंबर 2 में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपके पास हाजिर हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 लेकर। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने कुछ करैक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे वायरसेस के, और अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं क्या कि हमारे एक वायरस की शेप किस तरह की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हमने इसके लिए एक पहले से ड्रॉ किया हुआ एक चार्ट, जिसमें आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो आंसर इज, हमारे वायरसेस के नॉर्मली 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, जैसे मैं पहले डिस्कस किया था, कोट। ये जाहिर है कि किसी वायरस का सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा, जो मैंने अभी ड्रॉ किया आप लोगों के लिए। ये क्या है स्टूडेंट से, कोट। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि डेफिनेटली ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो हम इसे बोलेंगे कि इट इज बेसिकली अ प्रोटीन कोट। अब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए वो ये है कि जो प्रोटीन है वो छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होती है। उन छोटी छोटी प्लेट्स को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या,
कैप्सोमियर्स, और वो कैप्सोमियर्स मिल के क्या बना लेते हैं, वायरस का हेड बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर हेड को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कैप्सिड। उसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कैप्सिड। सो अगर आप लोगों के लिए मैं दोबारा से चीज को रिवाइज करूं तो क्या होगा कि वायरस के बाहर क्या प्रेजेंट है, एक कोट, और कोट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ अ हेड, जिसे हम नाम कह देते हैं कैप्सिड। और जो कैप्सिड है वो प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी प्लेट्स के मिलने से बना है, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, कैप्सोमियर्स। मियर का मतलब होता है यूनिट्स, यानी कि ऐसी यूनिट्स कि जिनके मिलने से वायरस का हेड बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर्स। अब जो कैप्सोमियर्स का नंबर है वो वेरी करता है, बाद में ये कम होता है, बाद में ये ज्यादा होता है। और फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो बुक में से ये नंबर फिगर याद कर लिया वो यही है कि जो हमारे स्मॉल वायरसेस है डेफिनेटली उस पे नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स कम होंगे। एग्जांपल उससे दी है कि अगर आप लोग हर्पीज वायरस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स हैं वो 162 हैं। यहाँ पे सीएम से मुराद कैप्सोमियर्स हैं, सेंटीमीटर नहीं है। फिर जो मेरे बड़े वायरसेस है, कॉमन सेंस है कि उसके अंदर नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स ज्यादा होंगी, तो यहाँ पे 252 कैप्सोमियर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और उनके कंबाइन होने से मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, उसका एक बहुत बड़ा हेड, राइट। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर प्रोटीन कोट के कुछ और भी पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक टिपिकल आइडियल वायरस की बात करें तो उसके यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास एक नेक, राइट। बेसिकली ये पर्टिकुलर नेक एक लंबी सी ट्यूब है, राइट, और ये पर्टिकुलर ट्यूब इवेंचुअली जाके एक इंजेक्शन स्टाइल टिप के ऊपर खत्म हो जाती। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नजर आती है हम लोगों को कि इसके बाहर एक कॉलर है यहाँ पे, समथिंग लाइक इट, और एक कॉलर है यहाँ पे, राइट। इस पर्टिकुलर कॉलर के ऊपर आप लोगों को नजर आती है एक और ट्यूब चढ़ी हुई, आप लोगों को इस इमेज में भी नजर आ रही, लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइफ साइकिल ऑफ फेज वायरस को डिस्कस करें तो तब आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सा जो पार्ट है वायरस का वो कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। तो हर चीज की कोई ना कोई लॉजिक है, हिकमत है, दानाई है। तो यहाँ पे ये जो कॉलर है जो अपने यहाँ पे भाषा आई हुई, इसकी अपने एक लॉजिक है जिसको हम लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। फिर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अटैच होती हैं इनकी लेग्स। यू कैन सी इन दिस एनिमेशन कि आप लोगों को ये लेग नजर आ रही है, और लेग्स का नंबर वेरी कर सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज ऑफ द वायरस। और इन्हीं पर्टिकुलर जो लेग्स हैं उनको हम एक नाम और देते हैं, वो नाम स्टूडेंट्स क्या होता है, रिसेप्टर्स। ये जब हम एड्स पढ़ेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने उस पर्टिकुलर लेक्चर में रिसेप्टर को इतनी फोकस करके, इतना सुपर इम्पोज करके क्यों पढ़ाया था। सो यहाँ पे बार आप याद रखिए कि इन्हें हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, और ये रिसेप्टर्स बेसिकली इस पर्टिकुलर वायरस को अपने होस्ट सेल के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं। सो नेवर मिस दिस कॉन्सेप्ट कि ये जो इसकी टेल है या जो उसके फीट है ये बेसिकली उसके रिसेप्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर वायरस को हमारे सेल के रिसेप्टर से शेक हैंड करने में हेल्प करेगी। अगर ये रिसेप्टर हमारे सेल्स के रिसेप्टर से कोइंसाइड करते हों, मिलते हों, तो ये वायरस हमारे सेल्स के साथ चिपक सकते हैं, तो ही वो हमारे सेल्स को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अगर ये रिसेप्टर हमारे सेल के रिसेप्टर से मिलते जुलते नहीं हैं तो फिर ये वायरसेस हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो अहम बात है वो ये है कि इस पूरी ट्यूब के अंदर से हम लोग इसके दूसरे पार्ट यानी कोर को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम द हेड टू द सेल ऑफ द होस्ट, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट था स्टूडेंट्स, डीएनए और आरएनए यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम इस पर्टिकुलर ट्यूब के थ्रू होस्ट सेल में इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हुई कुछ बातें रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट वायरसेस।
अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे मीन टू से कोर की। और अगर मैं इस कोर की बात करूं तो इसमें जाहिर है इसका हेरिडिटरी मटेरियल शामिल है, मीन इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें यह पता चला कि या तो ये डीएनए हो सकता है और या फिर ये आरएनए हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेवर बोथ, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। यस, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, मैं एनिमल्स की बात करूं, तो इन सब में ये दोनों चीजें होती है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। लेकिन इन केस ऑफ वायरसेस यहां पे या तो डीएनए होगा और या फिर मैं आप लोगों के लिए यहां पे एक और चीज लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, वो ये है या, राइट, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डीएनए है ये डिफरेंट वायरसेस में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। एंड नेवर कंफ्यूज योरसेल्फ, यहाँ पे आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। यानी कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है और इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो ये डिफरेंट वेज में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। फिर इसके बाद जो एक और कॉन्सेप्ट आपकी बुक में गिवन है वो ये है स्टूडेंट्स कि बहुत से जो वायरसेस हैं दे आर वेरी वेरी क्लेवर, बड़े क्लेवर होते हैं। वो करते क्या हैं कि वो मेरी बॉडी में जाने के बाद मेरी सेल मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि अगर कोई पाकिस्तान आर्मी का बंदा इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ले तो जाहिर है इंडियन आर्मी उसको थोड़ी मुश्किल से पहचानेगी। सिमिलर एंड वाइस वर्सा। तो सेम इज द केस हियर, अगर ये वाला वायरस मेरी बॉडी में जाने के बाद मेरी सेल मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट सकता हो तो मैं इसे एनवेलप्ड वायरस बोलता हूं। लेकिन अगर ऐसा ना कर सकता हो तो ये एक नेकेड वायरस कहलाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है शेप्स ऑफ द वायरसेस। वायरसेस की स्टूडेंट्स मेरे पास दो टाइप्स हैं। हमने अब आप लोगों की बुक के मुताबिक अपने लेक्चर को मॉडिफाई किया है। तो वायरसेस की आपने दो डिफरेंट स्टाइल्स में शेप को अंडरस्टैंड करना है। नंबर वन इज कि बैक्टीरियोफेजेस मीन वो वाले वायरस जो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करते हैं वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज दे मे बी क्यूबिकल और दे मे बी हेलिकल। आपको पता है हेलिकल का मतलब स्प्रिंग नुमा होंगे, क्यूबिकल का मतलब ये है कि उनकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी। ये सारी चीजें हमने आप लोगों के लिए इमेज में एनिमेशंस में रखी हुई हैं। फिर अगर आप लोग आम वायरसेस की बात करो, मीन बैक्टीरिया के वायरस की बात करो या प्लांट वायरसेस की बात कर लो या एनिमल वायरसेस की बात कर लो, उसे हम डिस्कस करेंगे नॉर्मली के केस में। इसमें आप देख सकते हैं, ये सब हमने आपको दिखाएंगे भी एनिमेशन में भी, कि ये मुख्तलिफ टाइप्स के वायरसेस होते हैं। रॉड शेप हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, पॉलीहेड्रल का मतलब है उसके मुख्तलिफ, वही बात है, फेसेस साइड्स हो सकती हैं, ये स्पाइरल हो सकता है, ये रेप्डो हो सकता है, बीन सिलेंड्रिकल टाइप हो सकता है, टेडपोल लाइक हो सकता है, ये टेल्ड पॉलीहेड्रल हो सकता है। अब हम इस सारी बातों को कंक्लूड यूं कर रहे हैं कि आप किसी भी पॉसिबल शेप को माइंड में लेके आएं और उसके बाद उसे आप इस किंगडम ऑफ वायरसेस में फाइंड करें तो यू विल हैव इट। सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस इन द वर्ल्ड, राइट स्टूडेंट्स। फिर हम चलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि व्हाट इज द पॉसिबल साइज ऑफ द वायरस। तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि वायरसेस आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से 10 to 100 टाइम छोटे होते हैं और जबकि जो मेरे पास एक बैक्टीरियम है ये जाहिर है इससे 10 to 100 टाइम बड़ा होगा। दैट्स वाई कि जो बैक्टीरियम है वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते और वायरसेस 10 to 100 टाइम छोटे होने की वजह से फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। इस साइज को क्या आप इस ऊपर वाली स्टेटमेंट से रिलेट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। यानी कि मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि इस कुर्रा अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म वायरसेस हैं? तो आंसर इज नो।
हमारी रिसर्च ये बताती है कि एक और क्रिएशन भी है दुनिया में जो वायरसेस से भी छोटी है, उसका नाम होता है स्टूडेंट्स प्रियॉन्स। बालोग इसे प्रायॉन्स भी बोलते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस। आमतौर पे आपने देखा कि डॉक्टर्स वायरल डिसऑर्डर्स में भी आप लोगों को एंटीबायोटिक दे देते, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में इनकलकेट करना चाह रहा हूं कि वायरसेस और वायरल डिसऑर्डर्स कैन नॉट बी क्योर्ड और ट्रीटेड यूजिंग एंटीबायोटिक्स, यूजिंग एंटीबायोटिक्स। मैं जब टर्म यूज करता हूं एंटीबायोटिक, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये मेरे पास ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट कर सकती है, उसे मजीद बढ़ने से रोक सकती है। सो व्हेनेवर वी से एंटीबायोटिक, तो इसके रेफरेंस से आपके माइंड में जो वर्ड आना चाहिए वो क्या है? एंटी बैक्टीरियल, राइट। तो इसी पर्पस के लिए स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक से हम लोग वायरल डिजीजेस को क्योर नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये प्रोड्यूस हो रहा है कि 5 साल 7 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर्स फिर हमें वायरल डिजीजेस में एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक या दानाई है? तो इसका सिंपल सा रीजन स्टूडेंट्स ये है कि इन केस ऑफ वायरल डिसऑर्डर योर इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी एट वेरी लोअर वैल्यू। जब आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी अफेक्टेड है और इम्पेयर्ड है, जितना उसको काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहा, तो देयर इज अ चांस ऑफ व्हाट? सेकेंडरी इन्फेक्शन, एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो डॉक्टर्स आप लोगों को सेव करने के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे, एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आप लोगों को एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगेन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ, हमेशा आपको बोलता हूँ कि नेवर मिस द ईयर्स। और आपको पता है कि किसी भी साइंटिस्ट का नाम और जो ईयर है वो हम आप लोगों से जाहिर है MCAT में, और फिर इसके अलावा लाहौर बोर्ड का जो 22 एग्जामिनेशन है उसमें भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ दीज वैल्यूज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, एंड रिमेंबर वी शुड नेवर फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर forefathers to be here at this stage of knowledge. Take very good care of yourself. Thank you very much.